वरदे वीणा वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे माते भवानी जग कल्याणी वेदों ने तेरी महिमा न जानी। जय 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 हो वीणा वाणी, जय 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 हो वीणा वाणी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जयसवाल कोचिंग सेंटर पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज दोस्तों बात करेंगे मैथ्स की क्लास नंबर 2 की। कल हमने मैथ्स की क्लास फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी और कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों आपके अभाज्य से संबंधित जो है, ठीक है, भाज्य अभाज्य संख्याओं से। तो थोड़ा डिटेल से और जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि आपके जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वे संख्याएं दोस्तों जो स्वयं से विभाजित हो जाएं और किससे विभाजित हो, आपकी एक से विभाजित हो, वो क्या कहलाती हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी 10 तक संख्याएं हो गई। यानी 1 से 10 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, जो स्वयं से विभाजित हो और एक से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। इसके बाद 3 हो जाएगा, स्वयं से होगा, एक से होगा, फिर 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ये 4 आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। कल हमने 1 बता दिया था। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, सबसे पूर्ण संख्या आपकी 0 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, और सबसे छोटी आपकी भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक है। अगर इसमें से और 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, आपने ये जान लिया दोस्तों। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए, क्या पूछ लिया जाए? सबसे छोटी जो है विषम अभाज्य संख्या अगर पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 तो आपका सम संख्या हो जाएगी। अगर विषम संख्या पूछा जा रहा है तो फिर 3 करना है, ठीक है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपकी 3 होगी। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? आपकी जो ऐसी अभाज्य संख्या जो आपकी सम भी हो और अभाज्य संख्या भी हो, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी संख्या जो आपकी अभाज्य भी है और सम भी है, तो आपकी 2 होती है, ठीक है। 2 आपका सबसे छोटी अभाज्य भी है और आपकी सम संख्या भी है, तो 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं, ये कल का टॉपिक था और आज के टॉपिक पर आते हैं। और हमारा आज का टॉपिक क्या है ये देख लेते हैं। हमारा दोस्तों आज का टॉपिक है आप लोगों का सह अभाज्य संख्या। हमने भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़ ली और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सह अभाज्य संख्या, ठीक है। सह अभाज्य संख्या के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सह अभाज्य संख्याएं दोस्तों, सहअभाज्य संख्याएं कौन होती हैं दोस्तों? कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो। क्या हो दोस्तों? कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका आप लोगों का HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, वह आपका सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उदाहरण के तौर पर यहाँ पे, तो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा 5 और 7। इनका अगर HCF कितना होगा, यानी 1 से ही कटेगा, तो ये सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 से ही कटेगा, और 7 7 से कटेगा। दोनों नहीं कर, 5 7 से नहीं कर सकता, 7 5 से नहीं कर सकता। तो सहअभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 आता है वो आपकी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5 7 हो गया, आपका 2 3 हो गया, ठीक है, 13 17 हो गया। ये सभी संख्याएं क्या होगी? आपकी सहअभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है, जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, ठीक है, जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होगा वह आपकी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
दूसरा आपका टॉपिक है आज का परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। परिमेय अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि यहां से एक दो प्रश्न आते हैं, हर कंसेप्ट क्लियर करेंगे दोस्तों। अगर आप शिक्षा के चैनल पे आए हैं और शिक्षा की पूजा करते हैं तो एक बार वीडियो को दिल से जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला टॉपिक जो है आपका परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं हम समझ लेते हैं। यहां पर परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं दोस्तों? ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं आपकी क्या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ऐसी संख्याएं जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर परिमेय संख्याएं। कंसेप्ट दोस्तों समझना बहुत जरूरी है और वीडियो को अंत तक देखिए और आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे सीधा सिलेक्शन से डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे। आइए देखते दोस्तों परिमेय संख्याएं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं 2/3 हो गया, ये भी आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 3/7 हो गया, ये भी आपका एक परिमेय संख्या है। अगर हम 2/5 लिख देते हैं, ये भी आपका एक परिमेय संख्या है। तो जो p बटे q के रूप में होगा वो सभी आपके क्या होंगी? परिमेय संख्या के रूप में आएंगी। अब बात करेंगे इसके बाद आपके अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं दोस्तों? आइए देख लेते हैं। ठीक है, परिमेय क्या करना है, हमें यहाँ पे आ उपसर्ग लगा देना है। ठीक है, अगर हमने आ उपसर्ग यहाँ पे लिख दिया तो अपरिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें हम लोग जो है p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं आपके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें √12 दिया हुआ है, ठीक है, √12 दिया हुआ है तो इसे हमें p बटे q में रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, रूट अगर 7 आ गया, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये एक अपरिमेय संख्या है। रूट अगर 5 आ रहा है, ठीक है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये रूट में अगर दिया गया तो ये सभी अपरिमेय संख्याएं होंगी जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आइए देख लेते हैं। अब तीसरा आता है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कम पूछा जाता है, ज्यादा पूछा जाता है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याएं भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हमें पूरा जो सिलेबस दिया गया है एग्जाम के अनुसार, ठीक है, ग्रेड 3 का हमें पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करना है। अब आता है दोस्तों वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं के बारे में जान लेते हैं। आपका वास्तविक संख्याएं, दोस्तों वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें दोस्तों परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को शामिल किया जाता है, वो आपकी क्या है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों को शामिल किया जाता है, वे आपके क्या? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं किन्हें कहेंगे। जैसे आपका 2/5 हो गया, ठीक है, 3/7 हो गया, आपका √2 हो गया, ठीक है, और √3 हो गया। तो ये क्या होंगे? ये आपके वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, अगला जो टॉपिक है आपका वह है, ठीक है, आपने पढ़ा वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब आती दोस्तों काल्पनिक संख्याएं के भी बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपने वास्तविक संख्याएं तो जान लिया। अब बात करेंगे दोस्तों काल्पनिक संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों शिक्षा ही प्रकाश है, पावर्ड बाय राष्ट्रहित में शिक्षा है। एक बार वीडियो को जरूर दिल से दोस्तों लाइक कीजिएगा, सपोर्ट करें जयसवाल सर को, शिक्षा को सपोर्ट करें। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अब बात करते हैं काल्पनिक संख्याओं के बारे में, जान लेते हैं दोस्तों। काल्पनिक संख्याएं किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। नाम से ही चल रहा है कि काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं मतलब जिनकी मात्र कल्पना कर सकते हैं, वो आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कल्पना कर सकते हैं काल्पनिक
उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। अगर -√2 दिया हुआ है, इसे हम क्या केवल काल्पनिक सोच सकते हैं, ठीक है। -√3 दिया हुआ है, ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं, केवल सोच सकते हैं। तो ये जो हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, ये सभी संख्याएं आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाती। इन्हें लिखा नहीं जा सकता, केवल सोचा और समझा जाता है। ये काल्पनिक संख्याएं हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों चिन्हों में परिवर्तन के बारे में, जान लेते हैं कि चिन्हों में परिवर्तन से संबंधित आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते। तो आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं आपके गुणनफल, यानी चिन्हों में परिवर्तन से संबंधित 1 से 2 प्रश्न जरूर दोस्तों पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो हम पहले बात करते हैं गुणनफल, इसके बाद हम बात करेंगे भागफल में चिन्हों का परिवर्तन से। तो चिन्हों में परिवर्तन में दोस्तों पहला आपका गुणनफल। गुणनफल में क्या होता है दोस्तों, प्लस का गुणा अगर प्लस से होता है तो हमें प्लस ही प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि +2 का गुणा +2 से अगर हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 2 के साथ प्लस का प्लस गुणा अगर होता है तो +4 ही हमें प्राप्त होगा, ठीक है, धन का 4 ही हमें प्राप्त होगा। दूसरा कंडीशन है दोस्तों, अगर प्लस का गुणा माइनस से हो रहा है, गुणनफल की बात कर रहे हैं चिन्हों में, तो प्लस का गुणा अगर माइनस से हो रहा है तो आपको जो है क्या है, माइनस ही प्राप्त होगा। +2 गुणे -2 करेंगे तो -4 प्राप्त हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है दोस्तों, गुणनफल में माइनस का गुणा अगर प्लस से हो रहा है तो माइनस ही हो। देखिए दोस्तों, चाहे माइनस का गुणा प्लस से हो, चाहे प्लस का गुणा माइनस से हो, सभी कंडीशन में गुणनफल में माइनस ही हमें प्राप्त होता है। तो -2 गुणे +2 गुणे कर लेंगे, -4 ही हमें प्राप्त होगा। चौथी कंडीशन है, अगर माइनस का गुणा माइनस से कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें प्लस में प्राप्त होता है। जैसे -2 का गुणा -2 से कर रहे हैं तो हमें प्लस क्या है, 4 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये 4 कंडीशन आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। गुणनफल के दूसरा आपको चिन्हों में परिवर्तन भागफल आता है। भाई दोस्तों देखिए, भागफल का भी देख लेते हैं, क्योंकि गुणनफल का तो हो गया, अब भागफल का देख लेते हैं। देख लेते हैं भागफल की कंडीशन, देख लेते हैं क्या है। देखिए चिन्हों में परिवर्तन है भागफल में, पहली कंडीशन आपकी क्या है, अगर प्लस का भाग प्लस से हो रहा है तो हमें प्लस ही प्राप्त होगा। जैसे प्लस का 2, अगर यहाँ पे 2/2 कर देंगे, दोनों को काट देंगे तो हमें क्या है, अगर दोनों धनात्मक है तो मान भी हमें क्या होगा, धनात्मक प्राप्त होगा, तो +1 प्राप्त हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है दोस्तों, अगर प्लस का भाग माइनस से हो रहा है तो हमें माइनस प्राप्त होता है, ठीक है। अगर +2 है और बटे में -2 का भाग करेंगे तो माइनस हमें 1 ही प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे दूसरी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। तीसरी कंडीशन है, अगर माइनस का भाग प्लस से हो रहा है तो भी माइनस प्राप्त होगा। इसे माइनस अगर ऊपर आ गया 2 और प्लस का 2 है तो दोनों को काटेंगे तो हमें -1 ही प्राप्त होगा। चौथी कंडीशन है दोस्तों, अगर माइनस का भाग माइनस से जाता है तो हमें प्लस यहाँ पे प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -2 का भाग -2 से करते हैं, अगर -2 है और इनका बटे -2 कर देंगे तो क्या होगा, प्लस से प्लस कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर 1 हमें प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा, धनात्मक आएगा। यानी कि प्लस का भाग प्लस से हो रहा है तो हमें धनात्मक मान प्राप्त होगा, ऋण का भाग ऋण से हो रहा है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार गुणा में भी है, धन का गुणा धन से हो रहा है तो धनात्मक मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार माइनस में माइनस का गुणा अगर माइनस से हो रहा है तो आपका क्या, धनात्मक मान प्राप्त होता है। तो दोनों का सेम ही कंडीशन है। तो आज दोस्तों आपने चीजें समझ ली। अब आप दोस्तों हम बात करेंगे आपके प्राकृत संख्याओं की, कि n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, फिर लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, इनके घनों का योग कितना होगा। तो आइए इन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। और ये ऐसे प्रश्न दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर यहां से पूछा जाता है आपका कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो तो आप लोग कैसे निकालेंगे। देखिए लगातार n तक हमें प्राकृत संख्याओं का योग निकालना, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। आप लोग पेन और कॉपी ले लें और फार्मूला नोट कर लेंगे सभी लोग। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, n इंटू होता है n+1 होता है, n इंटू n+1 होता है और अपान में 2 होता है, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, n इंटू n+1/2 होता है। लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है तो n इंटू n+1/2 होगा। फॉर एग्जाम्पल में एक दोस्तों क्वेश्चन भी देख लेंगे इससे रिलेटेड, कैसे प्रश्न आएंगे कैसे।
अगर यहाँ पे दे दिया जाए कि 1 2 3 4 5 डैश 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 10 तक की क्या है, प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। ठीक है, 10 तक अगर पूछ लिया जाता है तो आप लोग कैसे करेंगे, देखिए नंबर ऑफ कितने हैं, तो नंबर ऑफ यहाँ पे 10 हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब यहाँ पे इस फार्मूले में हमें रख देना है। ठीक है, यहाँ से 1 से लेके 10 तक लगातार संख्याओं का, यानी लगातार प्राकृत संख्याएं कितनी होती है जो हमें गिनने में यूज की जाती है। 1 से लेके जितनी भी संख्या आपकी सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो 1 से लेके 10 तक के प्राकृत संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो नंबर ऑफ आपका जो अधिकतम मान होगा संख्या, वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए फार्मूला क्या है, n। तो n अपना क्या है दोस्तों, यहाँ पे 10 है, 10 कर लेंगे इंटू n प्लस 1। तो n 10 है, प्लस में 1 कर देंगे, ये आएगा, और बटे में 2 कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब कैसे करेंगे दोस्तों, ये 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये 10 आ गया, गुणे में क्या आ जाएगा, 10 धन 1 करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और बटे में 2 करेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 5 कर गया, 5 का गुणा 11 से करेंगे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, तो लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग फार्मूला ये है। अगर 1 से लेके 10 तक का योग आपका लगातार संख्याओं का योग प्राकृत संख्याओं को पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा, 55 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, क्या है दूसरा आपका है कि लगातार n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अगर पूछा जाता है तो आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, ये तो आपके लगातार n तक प्राकृत संख्याओं का योग था। अगर यहाँ पे आपका पूछ लिया जाता है कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अगर पूछ लिया जाता है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं का क्या हो जाएगा, यहां पर लिख लेंगे कि वर्गों का योग, यहां पे हो जाएगा वर्गों का योग निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए दोस्तों जो आपका फार्मूला होता है, फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे सभी लोग। फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे ऐड कर देना है। कैसे, ये आपने तो n प्लस सॉरी यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1/2 था। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2 था। ठीक है, इतना तो आपने किसका था, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग। अब इसमें एडिशनल क्या जोड़ना है, इसमें 2n प्लस 1 जोड़ देना है। ठीक है, 2n प्लस जोड़ देना है और बटे में 6 कर देना, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने हो अगर एग्जाम में आता है तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आइए, क्योंकि क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएं और किस प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 1 का वर्ग, ठीक है, धन 2 का वर्ग, यहां पे प्रश्न आ गया आपका 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग डैश 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 धन 5 का वर्ग तक के वर्गों का योग निकालिए। यानी 1 से लेके 5 तक के लगातार वर्गों का हमें योग निकालना होगा, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए हमें कुछ करना नहीं है, n हमारा क्या है, 5 है, जो आपका अंतिम होता है नंबर ऑफ हमें 5, ये इतना पता है। और जब हमें इतना पता है, फार्मूला में पता है, तो आंसर भी बिल्कुल आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस प्रश्न को हम आंसर हल करते हैं, आप लोग देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए n है, n हमारा 5 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। ठीक है, n प्लस 1, तो 5 धन 1 लिख लेंगे यहाँ पे, ये आ गया आपका। फिर इंटू 2n प्लस 1, 5 है 2 है, 5 गुणे 2 करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 कर लेंगे, अपान में आपका 6 दिया हुआ है, 6 कर लेंगे, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 5 धन 1 6 हो जाएगा, 6 पंची कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 नोट कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे 30 नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं क्या है, 10 धन 1 11 आ जाएगा, तो गुणे में यहाँ पे 11 भी कर लेंगे, यानी 30 गुणे 11 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे 30 आ गया, गुणे 11 आ गया और बटे में 6 आ गया, तो 6 कम 6, 6 पंचे 30 आ गया।
5 और 11 बचता है, 11 का गुणा 5 से कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम यहाँ पे देखेंगे, क्या देख लेते हैं अब निकालेंगे दोस्तों, क्या हमारा तीसरा है कि लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग। ठीक है, लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योग निकाला आपने सीख लिया, लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपने निकालना सीख लिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों लगातार जो है n तक के विषम संख्याओं का योग। ठीक है, लगातार n तक की विषम संख्याओं का निकाल लेते हैं। ठीक है, लगातार n तक की, ठीक है, विषम लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग निकालेंगे। अब कुछ नहीं दोस्तों, फार्मूला आना चाहिए, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन आना चाहिए, बहुत ही आसान है सॉल्व करना। ठीक है, अब लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी फार्मूला होता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, आइए नोट कर लेंगे सभी लोग। फार्मूला क्या है दोस्तों, एक ही फार्मूला है, n+1/2 आप लोग करते थे, इसका होल वर्क कर देना है, आपका फार्मूला आ गया। लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग फार्मूला क्या है, n+1/2 का होल स्क्वायर कर देना आपका क्या। पर एक चीज आपको दोस्तों ध्यान देना है, क्या ध्यान देना मैं आपको बता देता हूं। इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है कि लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग अगर पूछा जाता है तो n+1/2 का होल स्क्वायर आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में हम एक प्रश्न ले रहे हैं और इस प्रश्न को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपका प्रश्न आ गया कि 1+3+5+7+9 तक का विषम संख्याओं के वर्गों का विषम संख्याओं का योग बताइए। तो आप लोग कैसे बताएंगे, अब देखिए लगातार यहाँ पे n है, अब यहाँ पे क्या विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्या है तो हमें क्या गिनना पड़ेगा। आपको पता है कि 1 से लेके 10 तक में कितनी होती हैं, 5 विषम संख्याएं होंगी और 5 आपकी सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक यहाँ पे भी दिया गया है, 1 से लेके 10 तक विषम संख्याएं कितनी होगी, तो नंबर आप यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे नंबर आप 9 नहीं करेंगे क्योंकि आपकी सम और विषम संख्या पे आ गया। ठीक है, अब प्राकृत संख्या यहाँ पे नहीं है, सम और विषम संख्या है, तो नंबर आप कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, ये 5 आ गया, धन 1 कर देंगे, बटे में 2 कर देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। 5 1 दिन 6 आ गया, 6/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 6/2 कर देते हैं और इसका होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 आ गया, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, आप बोलेंगे सर 9 होता है, 9 होता है, तो 9 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके समझ पा रहे होंगे, तो वीडियो को दिल से जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। सभी मित्रों को जय हिंद, वेलकम, अभिनंदन दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कल की जो हमारी क्लास रहेगी परवर्ती पूर्ववर्ती संख्याओं से संबंधित रहेगी, जो आपकी पूछे जाते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है, इनके बीच में परवर्ती पूर्ववर्ती पूर्ण संख्याएं, ये सारी जो है कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सभी मित्रों को जय हिंद, नमस्कार करते हैं दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए और आगे आने वाली जो क्लासेज होंगी बेहतरीन होंगी, लाजवाब होंगी। हर एक प्रश्न हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के आधार पर है दोस्तों। तो सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।